नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बीपीएससी पीवाईक्यूज यानी 71वीं बीपीएससी 2025 तैयारी जीत की श्रृंखला का एपिसोड नंबर 3। इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र और उसका संपूर्ण डिस्क्रिप्शन। बीपीएससी पीवाईक्यूज के सभी विषयों का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एमपीएन एकेडमी ऐप के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। 40 प्रश्न अब तक हमने सॉल्व किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 41वें प्रश्न से। हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। किस मुगल सम्राट के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। विलियम हॉकिंस 1608 से लेकर 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले अंग्रेज थे। जहांगीर ने हॉकिंस को अंग्रेजी खान की उपाधि दी और उनकी शादी अर्मेनिया की एक महिला से भी करवाई। सर थॉमस रो दूसरे प्रतिनिधि मंडल के नेता थे जो जहांगीर के दरबार में आए थे। सर थॉमस रो 18 सितंबर 1615 को ब्रिटिश राजा जेम्स एक के राजदूत के रूप में सूरत पहुंचे। वे अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। उन्हें सम्राट के साथ मांडू, अहमदाबाद और अजमेर जाने का अवसर मिला। वे सम्राट के साथ शिकार के लिए भी गए। वे 1 वर्ष तक आगरा में रहे। पीटर मुंडी एक ब्रिटिश यात्री थे जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। फ्रांसिस्को पिल्सर्ट एक डच यात्री थे जो जहांगीर के काल में भारत आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द रेमोन्स्ट्रेंट्री में मुगल साम्राज्य का एक अनूठा विवरण छोड़ा था। आयने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। आयने अकबरी अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। यह अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा की तीसरी पुस्तक है। पहली 2 पुस्तकों में अकबर के पूर्वजों और कुछ अन्य घटनाओं का वर्णन है। अकबर के शासन काल के नीचे दिए गए विवरणों से संबंधित है। मुगल प्रशासन, घर, सेना और राजस्व तथा उस समय की परंपरा और संस्कृति। भारत की किस नदी घाटी में पहला मानव जीवाश्म पाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी। भारत में पहला मानव जीवाश्म 1982 में नर्मदा घाटी के हथनोरा गांव में पाया गया था। इसकी खोज भूविज्ञानी अरुण सोनाखिया ने की थी। भारत में पहला साम्राज्य किस शासक ने स्थापित किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है। वह पहले सम्राट थे जिन्होंने देश के छोटे छोटे विखंडित राज्यों को एक साथ लाकर एक बड़े साम्राज्य में मिला दिया। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उस सीमा तक किया जिसे अब ईरान के नाम से जाना जाता है। यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया था। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गांधार शैली। गांधार में बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। माना जाता है कि इसकी मूर्ति 2री या 3री शताब्दी ईस्वी में बनी थी। इसीलिए इसकी शैली से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति गांधार शैली में बनाई गई थी। यदि आप आर्ट एंड कल्चर में रुचि रखते हैं तो गांधार, मथुरा और अमरावती स्टाइल के डिफरेंसेस को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आइए प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख को देखते हैं और उनके शासक कौन थे। पहला है हाथी गुम्फा, कलिंग शासक खरवेल के नाम से है। जूनागढ़ गिरनार, रुद्रदमन, इसमें उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपालों में से एक है। ये पुष्पगुप्त गिरनार के पास सुदर्शन झील पर बांध बनाने के लिए जिम्मेदार थे। नासिक अभिलेख गौतम बलसारी जो कि सातवाहन साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। इलाहाबाद स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा जारी और हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त से संबंधित है। पहाड़पुर गुप्त राजा ब्रह्मगुप्त के शासन के दौरान बांग्लादेश के पहाड़पुर में पाया गया है। एहोल शिलालेख पुलाकेशिन द्वितीय रवि कीर्ति द्वारा लिखित है। पुलाकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की हार का उल्लेख है। मंदसौर मालवा के राजा यशोधर्मन, ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार राजा भोज प्रथम। शिलालेखों से हमें यह भी पता चला है कि विद्वान ब्राह्मणों, जिन्हें अग्रहार कहा जाता था, को सभी करों से मुक्त भूमि अनुदान दिया जाता था। बांसखेड़ा हर्षवर्धन के हस्ताक्षर वाले ताम्रपत्र हर्ष की वंशावली भी यह बताती है।
यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं बीपीएससी के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। 71वीं बीपीएससी के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा, और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है ये। फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों, ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रणाली की शुरुआत सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार क्या क्या थे? इन्होंने दिल्ली में अलग अलग बाजार स्थापित किए। अनाज के लिए अनाज मंडी, कपड़े, चीनी, सूखे मेवे, मक्खन और तेल के लिए कपड़ा और किराने का सामान बाजार, घोड़ों, दासों, मवेशियों आदि के लिए बाजार, विविध वस्तुओं के लिए बाजार। कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बाजार शाहना ए मंडी नामक एक अधीक्षक के नियंत्रण में था, जिसे एक खुफिया अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। शाहनाई मंडी के अलावा अलाउद्दीन की 2 अन्य स्वतंत्र स्रोतों, बरीद जो कि खुफिया अधिकारी और मुन्हियानो यानी गुप्त जासूस से बाजार की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त हो जाती थी। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा युद्ध। बन्नीहट्टी की लड़ाई, जिसे तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, जनवरी 1565 में राम राजा के नेतृत्व वाले विजयनगर और 4 मुस्लिम सल्तनतों के संग अहमदनगर और बीजापुर के हुसैन निजाम शाह प्रथम और अली आदिल शाह प्रथम, बीदर के अली बरीद शाह प्रथम और गोलकुंडा के इब्राहिम कुली कुतुब शाह वली के बीच लड़ी गई थी। राम राजा को घेर लिया गया, बंदी बना लिया गया और तुरंत मार दिया गया। बन्नीहट्टी की लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर के महान युग के अंत का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं खानवा की लड़ाई के बारे में। यह लड़ाई 17 मार्च 1527 को मेवाड़ के राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच लड़ी गई थी। राणा सांगा पूरे भारत पर कब्जा करके अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। 1517 में पूर्वी मालवा संघ राणा सांगा के शासन में आ गया। इस घटना ने दिल्ली के लोधी शासकों को चिंतित कर दिया। दीन-ए इलाही किसने प्रवर्तित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर।
अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की शुरुआत की। यह एक समन्वयकारी धर्म था जिसका उद्देश्य समुदाय के सभी धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाना था। दरअसल इस नए संप्रदाय के पैगंबर अबुल फजल थे। हिंदुओं में केवल बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया। राजा भगवान दास और मान सिंह ने दीन ए इलाही को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। अष्टप्रधान किस शासक के प्रशासन में सहायता कर रहे थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में जुते हुए खेतों की खाइयां पाई गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। राजस्थान के कालीबंगन में पूर्व हड़प्पा चरण की खाइयां खोजी गई है। यह दर्शाता है कि हड़प्पा काल के दौरान खेतों की जुताई की जाती थी। कालीबंगन में प्रमुख पुरातात्विक खोज है 7 अग्नि वेदिकाएं, सजी हुई ईंटें, एक खिलौना गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर। आइए कुछ साइट जगह खुदाई किसके द्वारा की गई, उत्खनन का वर्ष और प्रमुख निष्कर्ष क्या है इसको देखते हैं। लोथल, अहमदाबाद गुजरात खंबात की खाड़ी के पास भोगवा नदी पर आर राव ने खुदाई की थी। उत्खनन का वर्ष है 1955। 6 खंडों में विभाजित, मनका बनाने का कारखाना, चावल की भूसी, हाथी दांत का वजन संतुलन, गोदी, अग्नि वेदिका, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति आदि मिली है। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के तट पर सिंध का लड़काना जिला यह पाकिस्तान में है। राखल दास बनर्जी, उत्खनन का वर्ष 1925। विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मिला है। अन्न भंडार, यूनिकॉर्न की मोहरें, कांस्य नृत्य करती लड़की की मूर्ति, पशुपति मुहर, दाढ़ी वाले पुजारी की सेल खड़ी मूर्ति, बुने हुए कपड़े का टुकड़ा आदि यहाँ पर मिला है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अमलानंद घोष ने खुदाई की थी 1953 में। क्या क्या मिला है? अन्न भंडार, जुता हुआ खेत, लकड़ी की नालियां, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी का हल, ऊंट की हड्डी, अग्नि वेदिकाएं, पकी हुई ईंटों के स्थान पर मिट्टी की ईंटें मिली है। यहाँ पे धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रन आर.एस. बिष्ट ने खुदाई की थी 1990 में। 3 भागों में विभाजित होने वाला एकमात्र स्थल, विशाल जलाशय, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, बांध, तटबंध, सिंधु लिपि वाला साइन बोर्ड यहाँ पे मिला है। त्रिरत्न या 3 रत्न यानी सही ज्ञान, सही विश्वास और सही कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। जैन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यह धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न या 3 रत्नों के रूप में जाना जाने वाला 3 गुना मार्ग प्रदान करता है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए जैन नैतिकता के 3 रत्नों का पालन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में चौथी बैठक बुलाई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। चौथी बौद्ध परिषद 72 ईस्वी में राजा कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। आइए सभी बौद्ध परिषद कार्यक्रम का स्थान, अध्यक्ष और संरक्षक राजा का नाम जानते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? राजगीर में सत्तापानी गुफा में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और संरक्षक राजा कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। सब्बा कामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक इसके संरक्षक राजा थे। तीसरा 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा, संरक्षक राजा अशोक। और चौथा और अंतिम 98 ईस्वी में कश्मीर में वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और संरक्षक राजा थे कनिष्क। निम्नलिखित में से किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। वैशेषिक भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है। इसे महर्षि कणाद ने प्रस्तावित किया था। भारत के वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सांख्य दर्शन इसे प्रस्तावित किया था कपिला ने। सांख्य रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणालियों में से सबसे पुराना है और यह मानता है कि वास्तव में सब कुछ पुरुष, स्वयं आत्मा या मन और प्रकृति यानी पदार्थ रचनात्मक एजेंसी ऊर्जा से उत्पन्न होता है। पुरुष को संशोधित या बदला नहीं जा सकता, जबकि प्रकृति सभी वस्तुओं में परिवर्तन लाती है। योग पतंजलि द्वारा। योग का शाब्दिक अर्थ है 2 प्रमुख संस्थानों का मिलन। योगिक तकनीक शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे स्वतंत्रता या मुक्ति प्राप्त करने का साधन माना जाता है। न्याय यानी गौतम मुनि द्वारा प्रस्तावित। यह दर्शन कहता है कि जब तक कोई बात तर्क और अनुभव यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार न हो तब तक कोई बात स्वीकार्य नहीं है। न्याय को तार्किक सोच की तकनीक माना जाता है। न्याय सूत्र कहते हैं कि वैध ज्ञान प्राप्त करने के 4 साधन हैं: अनुभूति, अनुमान, तुलना और मौखिक
गवाही। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। दिल्ली का कौन सा सुल्तान रक्त और लौह नीति अपनाने के लिए जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बलबन। कहा जाता है कि बलबन ने रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी। बलबन के नेतृत्व की मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहला, राजाओं का दैविक अधिकार और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना। इसके अनुसार सुल्तान धरती पर ईश्वर यानी नियामत ए खुदाई का प्रतिनिधि होता है और इसका स्थान पैगंबर के बाद आता है। सुल्तान को काम करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से मिलती है, इस कारण जनता और सरदारों को उसके काम की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य विस्तृत स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चोल। चोल साम्राज्य अपनी स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। विजयालय इस राजवंश का संस्थापक था। कई गांवों में प्रशासन सरकारी अधिकारियों का नहीं बल्कि ग्रामीणों द्वारा स्वयं चलाया जाता था। विधानसभाओं, सभा, उर्स और नगरम और उसकी समितियों वरीयम के साथ ग्राम स्वायत्तता की प्रणाली युगों से विकसित हुई और चोल शासन के दौरान अपने चरम पर पहुंची। चोल साम्राज्य का स्वर्ण युग राजराजा एक के सिंहासन पर बैठने के साथ शुरू हुआ। राजराजा एक पहला चोल राजा था जिसने नौसेना बनाई। राजेंद्र चोल एक चोल सम्राट थे जिन्हें भारत के सबसे महान शासकों और सैन्य जनरलों में से एक माना जाता है। वो अपने पिता राजराजा चोल एक के उत्तराधिकारी बने थे। पिएट्रा दुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्धकीमती पत्थरों से बने पुष्प डिजाइनों से दीवारों को सजाना। यह एक सजावटी कला है, यह पत्थर को तराशने की एक कला है। यह अर्धकीमती पत्थरों से बने पुष्प डिजाइनों से दीवारों को सजाने से संबंधित है। यह कला शाहजहां के शासनकाल के दौरान सबसे लोकप्रिय थी। किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए कारखाने स्थापित किए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर ने चित्रकला के लिए कारखाने स्थापित किए। इन्होंने तस्वीर खाना स्थापित किया। शुरू में यह अब्दुल समद के अधीन था जहां चित्रकार काम करते थे। अकबर काल के शासन के दौरान चित्रकला 2 विषयों पर आधारित थी। पहला, दरबार की दैनिक घटनाएं और प्रमुख व्यक्तियों के चित्र। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। पुर्तगाली पुजारियों द्वारा अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला शुरू की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरें बनवाई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल सिंचाई के उद्देश्य से नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से नेटवर्क थे? सतलुज से घग्गर 96 मील, यमुना से हिसार 150 मील, सिरमौर से हांसी, घग्गर से फिरोजाबाद और पांचवा यमुना से फिरोजाबाद। इन्होंने सिंचाई और यात्रियों की बेहतरी के लिए 150 कुएं भी खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने विभिन्न स्थानों पर 50 बांध और 30 झीलें बनवाई। फिरोज शाह दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने सिंचाई पर हक ए शर्ब कर लगाया। जो किसान शाही नहर के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते थे उन्हें उपज का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में।